Yes, welcome student once again. In this video, we will discuss about an important question. अब वो क्वेश्चन क्या होता है, ये पेपर में भी जो है कई बार 11 में था तब आता था, ये प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई में आया हुआ कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि जब ब्रिटिश लोग थे हमारे पास तो वहाँ फॉरेन ट्रेड का क्या कंडीशन था, देन वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. इट इज़ अ क्वेश्चन एंड देयर आर डिफरेंट क्वेश्चन कैन बी मेड ऑन दिस or high order thinking, value based and other things. Then foreign trade, it is clear that India जो फॉरेन ट्रेड था ये प्री ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा था. जो मुगल एम्पायर था या उससे पहले दिल्ली सल्तनत टाइम था, इंडिया से हैंडीक्राफ्ट आइटम बहुत जगह सप्लाई होते थे, बाहर से भी कई चीज़ें मंगाई जाती थी एज यू स्टडीड इन हिस्ट्री. Then today we will see the foreign trade under the British rule. India had acquired the eminence in the area of foreign trade. Since ancient time, the Romans used to call India the sink of the word bullion. The sink of the word bullion, इसका मतलब अपने पास क्या होगा, sink of the word bullion. It means उस टाइम इंडिया को विश्व का खजाना कहा जाता था, मतलब गोल्डन बर्ड्स, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा धन दौलत छुपी हुई है ऐसा कहा जाता था. तो मीन बहुत ज़्यादा पैसा था. बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट एन एंड टू इट. जब इंडिया में ब्रिटिश टाइम आया तो वो इसको एंड पार्ट पर लेकर गया कि इसने इसको पूरे को एंड कर दिया. India was as well known exporter of the finished goods such as the fine cotton, silk, textile, iron good, wooden goods, ivory वर्क एंड द प्रीसियस स्टोन. तो इंडिया इन चीज़ों का पहले एक्सपोर्टर था कि हम इन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया करते थे. एग्जाम्पल, अब यहाँ टेक्सटाइल था तो चरखे से बनने वाला कपड़ा था, कॉटन का, बाहर बहुत जाता था फिनिश एज अ फिनिश गुड्स. पर ब्रिटिश आने के बाद ओनली रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होने लगा. इट इज़ द मेन डिफरेंस. तो आपको ये एग्जाम्पल आइवरी मतलब हाथी दांत से बने हुए चूड़े वगैरह, ये वुडन जो लकड़ी से बने हुए सामान थे, आयरन से बनी हुई तलवारें बड़ी फेमस थी. टीपू सुल्तान की जो सोवर्ड थी वो बहुत बड़ी फेमस थी. आयरन पिलर जो इंडिया में बना हुआ उसमें आज दिन तक जंग नहीं लगा. तो दिस क्वालिटी ऑफ आयरन जो प्रोड्यूस होता था. बट व्हेन द ब्रिटिश केम ऑल द थिंग्स डेस्ट्रॉयड, सिस्टमेटिकली इसको डेस्ट्रॉय हुआ. But the British converted India into the exporter of the raw material and importer of the finished goods. It was all due to the discriminatory policy of the trade and tariff preceded by the British government. तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये सब चीज़ों को बताता है. स्टेट द इंडियन फॉरेन ट्रेड एट द सेम टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब. तो इंडिपेंडेंस के टाइम में इसको डिस्क्राइब करना है तो वी रिक्वायर्ड सम पॉइंट्स, क्योंकि इसका वेटेज अगर ज़्यादा आ जाता है तो फिर हमें उस चीज़ को डिफाइन करना पड़ता है, एक्सप्लेन. तो फर्स्ट है नेट एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्टर इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स. ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है. मतलब यहाँ से जो रॉ मटेरियल था सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, ये बाहर भेजा जाता था. ये एग्जाम्पल आ गए ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में. ऑन द अदर हैंड ये जो दूसरा पैराग्राफ क्या बताता है, इट बिकम द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री. आवर इम्पोर्टर इंक्लूड, जो इंपोर्ट में क्या इंक्लूड होता था इसमें देखो, कॉटन, सिल्क एंड द वुलन क्लोथ सॉरी, बिसाइड सेवरल टाइप्स ऑफ द कैपिटल गुड प्रोड्यूस इन इंग्लैंड. इंग्लैंड से बनी चीजें आती थी. कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टर रिफ्लेक्ट द बैकवर्डनेस. और जो कंपोजिशन था, कंपोजिशन मतलब किन चीज़ों को बाहर भेजा जाता था और किन चीज़ों को इम्पोर्ट किया जाता था. तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कंपोजिशन हमें बताता है कि ये बैकवर्ड इकोनॉमी था. क्योंकि बैकवर्ड इकोनॉमी में क्या होता है, आप रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हो और फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट करते हो. बट टुडे इंडिया इज एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स ऑल्सो. कुछ आईटी सेक्टर के चीज़ें भी एक्सपोर्ट होने लगी है. हैवी मशीनरी जैसे टाटा है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, इसका प्रोडक्शन दूसरे कंट्रीज में होते हैं. आईटी सेक्टर में इन्फोसिस मल्टीनेशनल कंपनी है. तो ये फ़र्क आया है. सेकंड जो पॉइंट है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. इंडिया के फॉरेन ट्रेड का जो मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिश हैंड में था. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री कैम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू ऑब्जर्वेशन आर ऑफ क्रिटिकल सिग्निफिकेंस. दो मेन पॉइंट है. पहला है, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड द ग्रेट ब्रिटेन. मतलब इंडिया का आधे से ज़्यादा जो फॉरेन ट्रेड था वो तो सिर्फ ब्रिटेन से ही होता था.
तो ये एक मेजर पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। 50% वाला डेटा है, बिल्कुल ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। आप मेन चीज़ को अपने आंसर में अवॉइड नहीं कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गेट द फुल मार्क्स और फॉर द बेटर मार्क। सेकंड, वाइल एक्सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया सप्लाइड इनपुट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, और यहाँ से प्राइमरी जो प्रोडक्ट थे मतलब रॉ मटेरियल वो ब्रिटिश इंडस्ट्री को फीड करने के लिए भेजे जाते थे। दो इंपॉर्टेंट अपने पास पॉइंट है, तो दोनों याद रखें, ये आंसर में जरूर लिखना है। यहाँ बॉक्स दिया हुआ, कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड एट अ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली कंट्रोल था। सेकंड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, सिर्फ ब्रिटेन से होता था, बट करंटली क्या होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इंडिया में हर कंट्री में, मतलब अप्रोक्सीमेट मोस्टली जो कंट्रीज है वहाँ होता है। तो जब करंट चैप्टर के आगे इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज इंडिया सिर्फ ब्रिटेन नहीं, अमेरिका हुआ, जापान, चाइना में भी माल भेजा जाता है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब में हमारा फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल सभी चीज़ें सप्लाई होती है। थर्ड था, इंडियाज एक्सपोर्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। ये हो चुका है पहले, कई बार रिवाइज हो चुका है। नेक्स्ट जो थर्ड है, सरप्लस ट्रेड ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिशर्स। और एक चीज़ मैंने पहले बताई थी, दोबारा बताता हूँ कि एट द ब्रिटिश टाइम जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट था इज मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। इंडिया से जितना रॉ मटेरियल वगैरह बाहर भेजा जाता था उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा था इंपोर्ट से। दैट्स मीन इंडिया जो फॉरेन ट्रेड था एट द ब्रिटिश टाइम वो सरप्लस शो करता था, मतलब काफ़ी फ़ायदा। बट वो जो फ़ायदा था, द ब्रिटिशर नेवर यूज दैट सरप्लस अमाउंट या बिग प्रॉफिट टू डेवलप इंडियन इकोनॉमी। दे यूज दिस टू एक्सपेंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और द वॉर टाइम एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए उन्होंने इसको काम में लिया। बट करंट पोजीशन इंडिया फॉरेन ट्रेड की क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट। ये बिल्कुल उल्टा है कि उस टाइम हमारा फॉरेन ट्रेड सरप्लस था, और आजकल जो करंट पोजीशन है 2018-19 वाला, यहाँ डेफिसिट शो होता है फॉरेन ट्रेड में। तो अगर ब्रिटिश चाहते तो उस टाइम इंडिया को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते थे, बट उनका मोटिव ब्रिटिश इंडस्ट्री को डेवलप करना था। द सरप्लस वॉज ओइंग लार्जली टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स से होता था, विच इज साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अब रॉ मटेरियल का ही एक्सपोर्ट होता था बहुत ज़्यादा, तो बैकवर्डनेस का साइन था। सेकंड आता है, द ट्रेड वॉज नॉट यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इंस्टेड इट वॉज यूज टू मीट। तो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए नहीं हुआ, वो किसके लिए हुआ यूज़, जो ये पॉइंट है पहला, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और वॉर टाइम, ये दोनों मैंने आपको भी बता दिया। थर्ड आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर टाइम एक्सपेंसेस लेड टू द ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। और वॉर टाइम एक्सपेंसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे में इंडिया की ज़्यादातर वेल्थ जो थी उसी को लगाया जाता था। इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक, ये बॉक्स में भी यही पॉइंट रिवाइज होते हैं। सरप्लस जनरेटेड एज द बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज ओनली स्पेंड टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव वॉर टाइम एक्सपेंसेस, दीज एक्सपेंसेस लेड टू द ह्यूज ड्रेन। तो ये आपके पास एक नोट्स के रूप में बॉक्स में रिवीजन के पॉइंट हो जाते हैं, तो आप इनको फॉरेन ट्रेड में जरूर याद रखिएगा। तो ये हमारे इंडियन फॉरेन ट्रेड वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। नाउ कम टू द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इसमें क्या आता है, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसको देखते हैं, तो इसको स्टडी करेंगे तो भी इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड और स्टेगनेंट होगी। बिकॉज फर्स्ट पॉइंट है बर्थ रेट, डेथ रेट। तो बोथ बर्थ रेट और डेथ रेट क्या थे, वर वेरी हाई। और ये क्या थे, 48 एंड 40 पर 1000, मतलब बर्थ रेट पर 1000 पे 48 था और 40 पर 1000, तो ये भी हाई थे। ये आपको डेटा यहाँ से याद रखना पड़ेगा, 48 40। ठीक, इसको क्रॉस चेक करें एनसीईआरटी से भी, कई बार थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है, तो अप्रोक्सीमेट अगर 48 का 47 लिख दिया, 49 लिख दिया तो चल जाता है, क्योंकि डिफरेंट बुक शोज द डिफरेंट डेटा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। सेकंड आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये इफ अ चाइल्ड विदाउट कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ हिज लाइफ डाई देन इट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते बच्चे, वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने से पहले मर जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। ये भी ऑल टाइम उस टाइम हाई था, पर 1200
18 था ये, और करंटली कितना है 32। आफ्टर इंडिपेंडेंट मेडिकल जो फैसिलिटीज़ बहुत डेवलप्ड हुए हैं, कई वैक्सीनेशन हुआ है, तो बच्चे को बचा लिया जाता है। ठीक, तो ये कम हुआ है, डेवलपमेंट का साइन है, बट 218 उस टाइम बैकवर्ड इकोनॉमी का साइन है, ये डेटा याद रखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करते हो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट 32 ईयर्स था, मतलब कंप्लीट जो लाइफ स्पेन था वो 32 साल या 35 साल आदमी जीता था। बट अभी जो आफ्टर डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट ये 69.4 हो चुका है। ये डेटा भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के इम्प्रूवमेंट को शो करता है। बट जो ओल्ड डेटा ये क्या शो करता है अपने को, कि हमारा जो इंडिपेंडेंट के टाइम डेमोग्राफिक प्रोफाइल था वो भी बैकवर्डनेस था इंडियन इकोनॉमी का। नेक्स्ट, ये बॉक्स में वापस उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज किया गया है, इनको आप पढ़ेंगे 1 2 3। तो इसका रीज़न है हाई मोर्टेलिटी रेट जो था, रेट एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर द इम्पोर्टेंट सोशल इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फ्रीक्वेंट फेमाइन जो थे, अकाल पड़ना, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन एपिडेमिक जो थे, कॉज बिहाइंड द हाई मोर्टेलिटी रेट। बच्चों में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं थी तो वो जल्दी मर जाते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए भी ये पॉइंट काम करेगा। नेक्स्ट है वाइल फेमाइन्स ऑकर्ड लार्जली ड्यू टू द ड्राफ एपिडेमिक ऑकर्ड ड्यू टू द नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। इसमें लोगों के ज़्यादातर डेथ का रीज़न क्या था, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ को नेग्लेक्ट करना, ब्रिटिश लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। ज़्यादातर लिटरेसी रेट में देखेंगे ओनली 16% लिटरेसी रेट था, मतलब आउट ऑफ 100 ओनली 16% पीपल कैन रीड एंड राइट। और अगर आप फीमेल लिटरेसी रेट देखते थे ओनली 7%, मतलब महिलाओं में आउट ऑफ 100 ओनली 7 गर्ल्स और द फीमेल कैन रीड एंड राइट। ये भी क्या शो करता है, डेटा बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन को देखते बदलाव, फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या था, कब चेंज हुआ। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 आता है, ये ईयर आपको याद रखना है। 1921 से पहले जो भी सेंसस हुए, जो फर्स्ट सेंसस था 1881 में हुआ था, ये इस बॉक्स में दिया हुआ है, आप यहाँ देखेंगे। तो आफ्टर 1881 जो 10 ईयर के बाद सेंसस हुए, उसमें इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी अप डाउन हुआ है। किसी डिकेड में पॉपुलेशन इंक्रीज होता था एंड अदर डिकेड द पॉपुलेशन शो द डिक्रीज। बट आफ्टर 1921 ये कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज शो करता जाता है। और आफ्टर इंडिपेंडेंट 1975 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली कंडीशन थी। ऑन देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अडॉप्टेड सम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। उसमें एक स्लोगन दिया गया था, हम दो हमारे दो। एंड करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो अनाउंस अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जनसंख्या नियंत्रण बिल भी हो सकता है पार्लियामेंट में आए। वी शुड कंट्रोल अवर पॉपुलेशन बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स। इस तरीके से बढ़ता जाएगा देन तो प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, वी कांट कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वॉज नेवर consistent, size of population keep fluctuating था, increase in one census and decrease in other। थर्ड पॉइंट आता है, आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड कंसिस्टेंट राइज। 21 के बाद राइज होने लगा, दैट इज वाई 1921 को क्या बोला जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये ऊपर आया था ना, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसका रीज़न है, कई बार ये छोटे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स MCQ। आफ्टर 1921 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड कंसिस्टेंट राइज। फिर फोर्थ पॉइंट है, दस द सेंसस 1901 शोड अ डिक्लाइन। 1901 में ये 0.04 करोड़ जो टोटल पॉपुलेशन में क्या हुआ, इतना डिक्लाइन शो हुआ। फ्रॉम वो 23.83 करोड़ से 23.87 करोड़ हुआ इस 10 ईयर के डिकेड में। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द सेंसस 1911 शोज अ राइज ऑफ 1.38 करोड़, इतना राइज हुआ दोबारा। फिर 1901 में 25.21 करोड़ हो गया था, ये 23.83 करोड़ से। फिर नंबर 6 है, अगेन द सेंसस 1921 शोज अ डिक्लाइन। 1921 में भी ये 0.07 करोड़ डिक्लाइन हुआ। वो कितना हो गया, 25.21 करोड़ टू 25.14 करोड़ हुआ, जो डिक्लाइन शो करता है। फिर 7th पॉइंट है, फ्रॉम द ईयर 1921 ऑनवर्ड टोटल पॉपुलेशन इंडिया नेवर डिक्लाइन। 21 के बाद डिक्लाइन नहीं हुआ, इट शोज द कंसिस्टेंट राइज।
द सेंसस 1931 रिकॉर्डेड अ राइज, 1931 में 2.76 करोड़ रिकॉर्ड हुआ। फिर सेंसस 41 में जो हुआ इसमें 3.96 करोड़ रिकॉर्ड हुआ, और 51 में इतना, तो ये कंटिन्यूसली बढ़ता गया 1921 के बाद। फिर 8th पॉइंट आता है consistently rise population led to the excessive burden on the maintenance of investment। अब जो मेंटेनेंस का बर्डन था, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता था तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता था लोगों को मेंटेन करने के लिए, तो पैसा कभी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं हो पाया। इट इज़ द एक्सपेंडिचर विच अ कंट्री हैव टू इनकर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन के मेंटेनेंस पे ही चला जाता था। जैसे अगर आपकी इनकम 12,000 है और फैमिली मेंबर 2 है तो अच्छा चलता है, बट सपोज करो आपकी इनकम डबल हो जाती है 12,000 टू 24,000 और फैमिली मेंबर भी आपके 2 to 5 हो जाते हैं, तो सारी इनकम उन्हीं के एक्सपेंडिचर पे, मेंटेनेंस पे चली जाएगी। बिकॉज मोर पीपल विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, मोर फूड, मोर क्लोथ एंड मोर सर्विसेज, तो वो जो एक्स्ट्रा इनकम हुआ आपका 12,000 का, वो फैमिली के डेवलपमेंट पे नहीं होगा और वो एक्सपेंसेस ही बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी में हुआ। व्हेन द मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इज हाई, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट रिमेन लो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो लो हो जाता है और मेंटेनेंस वाला इन्वेस्टमेंट हाई रहता है, इसलिए ये बैकवर्ड इकोनॉमी बना रहा हमारा कंट्री। यू कैन सी इन द पिक्चर कितनी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट जो आता है 10th पॉइंट, हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट इज अनदर फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉइंटिंग टुवर्ड द बैकवर्डनेस और स्टेगनेशन को बताता है। 11th पॉइंट है, हाउएवर द अंडरलाइंग फैक्ट दैट टिल 1951 द राइज इन इंडियन पॉपुलेशन वाज नेवर अलार्मिंग। पर एक चीज और है, 1951 से पहले कभी भी पॉपुलेशन राइज अलार्मिंग नहीं रहा, मतलब चेतावनी वाला नहीं रहा। इट रेग्ड बिटवीन मिल्ड एंड मॉडेस्ट, ये मिल्ड ये मॉडेस्ट था, मतलब ना कम ना ज़्यादा। बट आफ्टर 1951 ग्रेट जो उसमें चेंज आया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा 1975, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट के नाम पे जाना गया जब इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अडेप्ट हुए। 12th जो है, इट वॉज ओनली फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स दैट द राइज इन पॉपुलेशन बिकम एक्सप्लोजिव इन नेचर and the country started facing a serious challenges in term of population explosion, ये मैंने बताया। तो दिस इज रिलेटेड टू डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब लोग क्या काम करते थे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए थे, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। So this chapter is divided into the different basic questions about the Indian economy on the time of independence। तो यही इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम था जो CBSE ने रिसेंटली ऐड किया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अभी जो टेबल है इसमें मेयर आई विल एक्सप्लेन द टेबल एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द टेबल इन दिस आंसर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। देन यू कैन सी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर का डिवाइडेशन है। प्राइमरी सेक्टर में टोटल जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन था 1951 में वो 72.7 था, बहुत ज़्यादा था। इसमें से जो एग्रीकल्चर में ओनली 50% है, कितना एग्रीकल्चर में 50% आता है। एग्रीकल्चर जो लेबर था 19.7 है। फिर फॉरेस्ट्री, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन 2.4 आता है, माइनिंग 0.6 आता है। तो ये जो टोटल मिला के कितना होता है 72.7। सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री में 9.0 था और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला 1.1 था। ये टोटल मिला के कितना होता है 10.1 हो जाता है। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना है। टर्सरी सेक्टर में 3 थे, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। तो इनका परसेंटेज भी आपको यहाँ दिया हुआ है, इसको देख लेते। यस, 5.1 ट्रेड कॉमर्स में है, 1.4 ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, अदर में 10.6 है। तो टोटल मिला के कितना होता है अपने पास 17, इन तीनों का सम 2, और ये टोटल मिला के 100 होता है। दिस इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट। तो ये मेयर टेबल शोज,
तो आप इसी को एक्सप्लेन करके लिखेंगे, थोड़ा सा थ्योरी और टेबल का डेटा आप याद रखें वहाँ मेंशन करने के लिए। देन दिस इज इनफ टू शो द अपने पास जो क्वेश्चन था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाला, उसके लिए आंसर काफ़ी है। अब इसमें आता है जो टेबल का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, उसी को है यहाँ पे एक बार फर्स्ट जो आएगा एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स, तो वही डेटा को एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको पढ़ें। और इसमें जो कंपैरिजन है ऑन दैट टाइम, ये आपको याद रखना है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेस इन एडवांस कंट्रीज, मतलब उस टाइम जापान अमेरिका में, जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर पे 72% जो लोग थे, 0.7 प्राइमरी सेक्टर में थे। अब जापान में एग्रीकल्चर में क्या डिपेंडेंट था, अमेरिका में 2% था, जापान 12%, जर्मनी 4% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, और इंडिया में कितना 50%, बहुत ज़्यादा था। दैट इज़ वाई द इंडियन इकोनॉमी वॉज स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड। तो ये भी पॉइंट आपको जर्मनी जापान वाले ये कंपेरिजन के लिए लिखने हैं। आप अपने आंसर को जितना बेटर बनाएं उतना हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है इंडस्ट्री सेक्टर सिग्निफिकेंस, जो सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, इनसिग्निफिकेंट सोर्स था इंडिया में, बट एक इकोनॉमी में जो इंडस्ट्री सेक्टर है मेन इंपॉर्टेंट होता है जीडीपी को राइज करने के लिए, इंडिया में यही कमजोर था। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बियरली 9.0% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, मुश्किल से कम लोग लगे हुए थे एज अगेंस्ट। अब वो जापान यूएसए में क्या था, अब इंडिया में तो आपने देखा 17.2% थे इंडस्ट्री सेक्टर में। अब जापान, अब यूएसए में अगर आप देखते हैं तो ये कितना था 32, काफ़ी ज़्यादा इंडिया से। 72% इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, 39 जापान में था। तो व्हेन वी कंपेयर इंडिया टू अदर कंट्रीज ऑन दैट टाइम, देन वो पता चलता है इंडिया में इंडस्ट्री सेक्टर में भी बहुत कम ग्रोथ थी। अनबैलेंस ग्रोथ, द टेबल शोज अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो तीनों सेक्टर में क्या होता है, बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे एक तरफ पूरा पलड़ा एग्रीकल्चर की तरफ झुका हुआ था, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तो बिल्कुल ही नहीं था, जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो ये अनबैलेंस ग्रोथ को बताता है कि डिफरेंट जो तीनों सेक्टर थे इनमें कोई बैलेंस नहीं था। देन अगेन द रिवीजन पॉइंट गिवन इन द बॉक्स, जो इसको आप देखेंगे, पहला जो पॉइंट आता है, ascended in the terms of occupational distribution of the working population in India at the time of independence, we get disappointing picture of the Indian economy मिलता है, देखा हमने। सिंस बल्क ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन एनगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो जिस कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर लोग ऑक्यूपाइड है वो बैकवर्ड इकोनॉमी होगी, इट इज़ द साइन ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी। सेकेंड तो पॉइंट हो गया। थर्ड है द मासेज लेड देयर लाइफ इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी। ये पॉइंट उसी का रिवीजन है, मतलब कंक्लूजन है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द element of economic changes like means of transport, communication, banking, power, energy, and the element of social changes like growth of education, health and housing। ये दो हिस्सों में डिवाइड है, which serve as the foundation for growth। मतलब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यही हमारे ग्रोथ की या डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखता है, नींव रखता है। तो इसकी कंडीशन को भी देखते हैं। The state of India's infrastructure on the eve of independence can be described in terms of following observation. First, a railway were developed to transport finished goods from Britain to the interior of the colonial India with a view to widening the size of market. इंडिया के जो मार्केट के साइज को बड़ा करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। सिर्फ गुड्स ट्रेन थी, that were not the passenger trains जो start हुई। it aimed to widening size, जो market बढ़ाना था। it is the part of the exploitative policy of Britisher in India। ports were developed, अब import export के लिए ports को develop किया गया to handle export of the raw material to the ब्रिटेन में raw material को handle करने के लिए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम जो था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एफिशिएंटली करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए किया गया। रोड्स फॉर डेवलप टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड वगैरह जो थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट, मतलब अलग अलग हिस्सों से पोर्ट तक। जो इधर अरेबियन सी साइड जो पोर्ट थे उधर उनको रोड का लिंक जोड़ा गया।
और एक चीज ऊपर एक बॉक्स आया था अबाउट स्विस कैनाल, जब स्विस कैनाल को ओपन किया गया तब ये एक्सपोर्ट ब्रिटेन तक बड़ा इजी हो गया। अप्रोक्सीमेट 7,000 किलोमीटर का जो जर्नी था वो बाय शिप कम हुआ था। तो उस पैराग्राफ को भी आप बॉक्स को ऊपर पढ़ लें, तो ये भी ब्रिटिश फेवर में गया पॉइंट। Briefly, some modest infrastructure changes in the economy during the British Raj is not denied। फिर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में जो कंट्रीब्यूशन रहा ब्रिटिश का, वी कांट डिनाई इट। अब वो क्या थे, द मोटिव बिहाइंड, बट द मोटिव बिहाइंड चेंजेस वाज नॉट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बट वो जो इंट्रोड्यूस हुए, जैसे रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ, उसका मोटिव भी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप्ड करना नहीं था। सो वी कैन नॉट गिव द क्रेडिट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने अपने फायदे के लिए, रादर इट वाज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी को पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया थ्रू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कॉन्सिक्वेंटली इंडियन इकोनॉमी रिमेन्ड टू बी बैकवर्ड। तो आप देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ द रेलवे जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द रेलवे, इसको भी कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। इट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। तो पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है हमारे रेलवे के, इसको अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट था रेलवे फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। देखो कई चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, बट ये क्वेश्चन वाइज रिवीजन है, मतलब समटाइम यू डोंट नो दैट व्हाट इज योर आंसर। तो क्लियरली जैसे अभी बॉक्स पूरा आंसर हो गया रेलवे के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पहला तो मार्केट साइज से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए मार्केट को बड़ा करना। सेकंड, रेलवे फैसिलिटेट द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्रॉप किसी ने उगाई है तो उसको वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ कंट्री इजीली उसको भेजा जा सकता था। दिस इम्प्लाइड द मॉडेस्ट चेंज इन द आउटलुक ऑफ फार्मर। फार्मर के आउटलुक में चेंज आया, अब फार्मर कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे, बिकॉज विदाउट द कम्युनिकेशन, ये रेलवे जैसी सर्विस, तो वो उसको उगाने के बारे में नहीं सोच सकते भी कहाँ भेजेंगे, उसको कहाँ बेचेंगे, मार्केट साइज ही नहीं है, तो फार्मर कांट सेल देयर प्रोडक्ट्स द कमर्शियल क्रॉप। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इट was very easy to supply the commercial crop from one part of the country to other part of the country। थर्ड पॉइंट आता है रेलवे अनेबल पीपल टू ब्रेक द बैरियर ऑफ द डिस्टेंस एंड अंडरटेक जर्नी टू फार ऑफ द प्लेसेस। रेलवे से जर्नी करना काफ़ी ईजी हो गया लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। दिस प्रमोट द कल्चर एफिनिटी, से कल्चर एफिनिटी, कल्चर मिक्स होने लगे। व्हेन पीपल माइग्रेट हियर टू देयर, जैसे राजस्थान का आदमी कश्मीर जाता है पढ़ाई करने के लिए किसी बिजनेस कारण से, तो क्या होता है वहाँ पे वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ लोग विच काइंड ऑफ फूड इज ईटन देयर, विच काइंड ऑफ द क्लोथ वियर, विच काइंड ऑफ लैंग्वेज दे आर यूजिंग। तो वो कल्चर एफिनिटी मिक्स होने लगे। जब वो वापस आता है तो अपने आप ही उसको प्रैक्टिस में लाता है, उस तरीके का खाना कपड़ा। एंड टुडे वी हैव ऑल काइंड ऑफ ड्रेसेस। पंजाब का कल्चर पूरे इंडिया में मिक्स है, साउथ में चले जाओ वहाँ का कल्चर मिक्स होता है, कश्मीर का कल्चर, हर चीज़ आजकल ट्रांसपोर्ट होती है, तो ये कल्चर एफिनिटी उस टाइम बढ़ने लगी। फोर्थ पॉइंट, फास्टर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। रेलवे इंट्रोड्यूस होने से जो फूड ग्रेन का फास्टर जो सप्लाई था वन पार्ट टू अदर पार्ट होने लगा। इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव पॉइंट। जो फ्लड और फेमाइन थे इनकी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए भी रेलवे काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ starvation or the famines the food can easily be supplied to those area affected areas। तो इसमें फेमाइन वगैरह की कंडीशन जो थी उसको कंट्रोल करना काफ़ी इजी रहा। तो पहले तो लोग क्या फूड सप्लाई का इंतजार करते हुए मर जाते थे, बट नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे फूड इजीली टाइम में विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सप्लाई हो जाता था। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे, रेलवे कॉन्ट्रीब्यूटर तो कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन टू इंडियन इकोनॉमी। जैसे रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ तो रॉ मटेरियल का काफ़ी एक्सप्लोइटेशन हुआ, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री रॉ मटेरियल कलेक्ट करके सी पोर्ट तक इजीली पहुंच जाता था। ऑन द अदर हैंड जो फिनिश गुड थी फ्रॉम द ब्रिटेन वो भी इंडियन मार्केट के कोने कोने तक पहुंच जाती थी, इजीली अवेलेबल होने लगा। और थर्ड जो इसका पॉइंट है, दस द स्प्रेड ऑफ द रेलवे लेड टू द स्प्रेड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। और जो डोमेस्टिक जो मार्केट था वो भी अवेलेबल हो गया ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए। तो हमारे पास ये जो 1 2 3 पॉइंट थे ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाते हैं, और ऊपर वाले जो भी चीज़ है हमारे पास ये जो थे ये हमारे पास नेगेटिव पॉइंट में आ जाते हैं। तो इट इज़ अ कंप्लीट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी विल
सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन कवर किए। होप यू आर एंजॉइंग ऑनलाइन स्टडी। सी यू अगेन।